दोस्तों नमस्कार। रणनीति तो बिल्कुल सही थी और रणनीति यह सोचकर बनाई गई थी कि मोदी हैं तो मुमकिन है। रणनीति यह सोचकर बनाई गई थी मोदी का चेहरा है तो दूसरा कोई मायने रखता नहीं है। यह सोचकर कहा गया मोदी गारंटी। लेकिन यह किसे पता था कि मध्य प्रदेश की चुनावी जमीन पर आम वोटरों के पांव जिस लिहाज से पड़ रहे हैं उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के साथ कोई जुड़ाव है ही नहीं। यह सवाल दरअसल मंत्रियों और सांसदों को लेकर है जो दिल्ली से चलकर मध्य प्रदेश पहुंचे। और रणनीति यही बनाई गई कि अलग अलग प्रांतों में मध्य प्रदेश के भीतर अगर 6 प्रांतों 6 रीजन को देखा जाए तो उन तमाम जगहों पर किसी एक सांसद की मौजूदगी और किसी एक मंत्री की मौजूदगी, वह भी प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट से निकलकर कोई मंत्री अगर चुनाव मैदान में जा रहा है तो उसकी जीत हार का कोई मतलब नहीं है, वह तो जीतेगा ही और उस पूरे क्षेत्र में उसका प्रभाव होगा। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी बीते 18 बरस के साथ शिवराज के साथ जुड़ी हुई थी वह एक झटके में काफूर हो जाएगी। सोचा यही गया था। रणनीति तो उसके आगे की भी बनाई गई उस दौर में जब नामों को चुना जा रहा था, मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा था और यह सोचकर भेजा जा रहा था कि दरअसल यहां पहुंचकर इस इलाके के तमाम मुद्दों का जिक्र नहीं करना है बल्कि मोदी की उपलब्धियों का ही जिक्र करना है। बताना है किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो फिर इस बार उनके चेहरे पर, इस बार उनकी गारंटी पर और इस बार मोदी है तो मुमकिन है कि सवाल के साथ हर कोई जुड़ जाइए और आने वाले वक्त में जो सोच देश को लेकर है वही सोच मध्य प्रदेश को लेकर होगी। लेकिन जो वोटिंग हुई और उन इलाकों की वोटिंग जहां पे दिल्ली से आए हुए मंत्री और सांसद थे, यहां तक कि इंदौर एक का जिक्र भी कीजिए, वहां पर विजय वर्गीय पहुंचे थे, कैलाश विजय वर्गीय। सबसे निचली पायदान का चुनाव भी उन्होंने इंदौर शहर में लड़ा था। लेकिन सवाल पार्षद का चुनाव, मेयर का चुनाव, लेकिन अब सवाल तो विधायक के चुनाव का था और वो जब पश्चिम बंगाल में चुनाव करा सकते हैं और उसका कार्यभार ढो सकते हैं, यहां तक कि हरियाणा के भीतर भी वो प्रभारी बन सकते हैं, तो फिर एक सीट और वह भी इंदौर को पूरे तरीके से प्रभावित ना करने की सोच, यह संभव हो नहीं सकता है। तो आइए जरा इन परिस्थितियों में एक चीज समझ लीजिए कि जो मंत्री और जो चेहरे दिल्ली से चलकर आए, इस वक्त वह संकट में है। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि जो इंटरनल सर्वे निकल कर आ रहा है वो बहुत साफ तौर पर बीजेपी के भीतर हैरानी पैदा कर रहा है कि एक झटके में 30 से ज्यादा सीट क्या गायब हो रही है और क्या वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो ये पूरी रणनीति जिसने बिछाई, क्या वो बीजेपी के ही चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह थे और अमित शाह को लेकर गुस्सा है। बात गुस्से की नहीं है, बात इस बात को लेकर भी नहीं है कि कौन सी रणनीति किस रूप में बनाई गई, किसका टिकट काटा गया, किसको खड़ा किया गया। सवाल पहली बार यह है कि जो सिक्का दिल्ली का था वह मध्य प्रदेश में आकर कहीं खोटा तो नहीं हो गया। और अगर वो खोटा मध्य प्रदेश के चुनाव में हो गया और उसके बाद जब 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे 5 राज्यों के, उस दौर में अगर वो सिक्का खोटा है तो 2024 को लेकर अभी से आप कमर कस लीजिए क्योंकि यह राजनीति बीजेपी के भीतर बहुत सारी परिस्थितियों को पलटने वाली है। एक विधायक को हटा दीजिए जो लगातार जीतता चला आ रहा है और अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को वहां से उतार दीजिए। दिल्ली की रणनीति कहती है जीत जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश की जमीन कहती है नहीं जीतेगी। एक झटके का सवाल है कि जो आया वो अपने इलाके में कहने लगा मैं दिल्ली से इसलिए आया हूं क्योंकि मैं यहां का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, बीजेपी जीत जाएगी, मैं मुख्यमंत्री जीत जाऊंगा और उसके बाद मेरे पूरे इलाके में बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स को जिता डालिए। सांप सूंघ गया है बीजेपी को, जो इंटरनल रिपोर्ट निकल कर आ रही है। माथे पर शिकन आ चुकी है। जरा एक एक नाम को समझने की कोशिश कीजिए और मध्य प्रदेश को जब आप महाकौशल, मालवा निमाड़, ग्वालियर संभाल,
बघेलखंड जो कि विंध्य का इलाका है, भोपाल, बुंदेलखंड, इन तमाम जगहों पर दिल्ली से ही लोग भेजे गए और रणनीति यह बनाई गई कि अगर 2023 में राज्यों के चुनाव परिणाम उस चेहरे के आश्रय जीत हासिल कर लेते हैं तो 2024 मुश्किल नहीं है। लेकिन यह सवाल किसी ने नहीं उठाया, अगर 23 में हार गए तो 24 मुमकिन कैसे होगा। दिमनी की सीट, नरेंद्र सिंह तोमर, किसी को समझ नहीं आया कि उनके आने से तो वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, लेकिन वह सीट पर वोट परसेंटेज कम हो गया। तो क्या उनके पक्ष में वोट इतने कम पड़े या इतने कम पड़ने के बाद जो चुनाव परिणाम होंगे वो पिछले बार का जो हार का बीजेपी का रिकॉर्ड था उसको तोड़ डालेंगे। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर की पहचान देश के कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर की पहचान एक कद्दावर नेता के तौर पर, नरेंद्र सिंह तोमर की पहचान इस दौर में मोदी के सबसे करीबी नेताओं में और मंत्रियों में एक। लेकिन मध्य प्रदेश आते ही नरेंद्र सिंह तोमर की पहचान बेटा डील कर रहा है और खेती करता है, लेकिन गांजे और की खेती, और वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हजारों करोड़ का डील हो रहा है, वो फोन से सामने आ रहा है। मैसेज धीरे धीरे बड़ा होता गया। इस इलाके के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मौजूदगी, लेकिन का सवाल यह था कि मुश्किल हालात में 3% वोट कम हो गए और नरेंद्र सिंह तोमर का संकट यह है कि आज की तारीख में उस इलाके के भीतर की सारी रिपोर्ट बतलाती है लगभग 3 से 4% के वोट का अंतर हो सकता है चुनावी जीत हार को लेकर। और यह संकट की घड़ी नरेंद्र सिंह तोमर के आने वाले वक्त की उस राजनीति को लेकर है। क्या वो दिल्ली में पांव जमा पाएंगे या नहीं जमा पाएंगे, या मध्य प्रदेश की राजनीति में 2024 के लिए उनको अभी से काम पर लगा दिया जाएगा। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से चुनाव जीतते हैं। इससे पहले जालम सिंह जीते थे, उनके बेटे थे एक, उनके बेटे उन युवाओं में बड़े लोकप्रिय थे, या कहते हैं कि उनका पूरा वर्चस्व था पूरे इलाके में। लेकिन उनके ना रहने के बाद स्थिति प्रहलाद सिंह पटेल की भी नरसिंहपुर में डगमगाई। उनके बारे में कहा जा रहा है बड़ा ही कांटे का मुकाबला है, और कांटे के मुकाबले का मतलब यह होता है, अगर आप इसको लोकल भाषा में समझे, कि प्रशासन आखिर में किसका साथ देगा वो जीत जाएगा। तो लोकल की परिस्थिति यह है कि जब पूरे मध्य प्रदेश का क्या असर अधिकारियों के भीतर आता है चुनाव को लेकर, अधिकारी उसी हिसाब से मूव करते हैं। जो माना जाता है 2, 4, 5 हजार वोट का हिसाब किताब हो जाता है आखिरी क्षणों में, गिनती को लेकर, फिर रिकाउंटिंग को लेकर, फिर रिकाउंटिंग को लेकर, और कई बार तो 20-20 बार रिकाउंटिंग होती है। लेकिन प्रहलाद सिंह कांटे के टक्कर में फंसे हैं और यहां पर भी वोट बढ़ा तो सिर्फ 1% वोट। 81.7% पिछली बार था, इस बार 82.15% पड़ा है। उनके खिलाफ खड़े लखन सिंह पटेल कहते हैं चुनाव हम जीत रहे हैं। उनकी बात पे भरोसा मत कीजिए, भरोसा इस बात को कीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के और चुनाव जितवाने में माहिर, करवाने में माहिर, लेकिन जब अपना चुनाव आया तो इनके इलाके में 3% वोट बढ़ा, 69% से 72 पर चला गया। लेकिन इस पूरे इंदौर के इलाके का एक और सच है, उस इंदौर के भीतर में जो बीजेपी की सीट है, क्या वो सीट बरकरार इस बार रख पाएगी? यह सवाल परसेप्शन के तौर पर इसलिए बड़ा होने लगा क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय अपनी जगह पर, जो नरेंद्र सिंह तोमर की स्थिति है, कमोवेश वैसी स्थिति में जाकर वह भी फंस गए। विजयवर्गीय के बेटे का भी सवाल, जो एक हाथ में बैट लिए रहते थे, यह बहुत गूंजा दिल्ली तक में आकर। बेटे का जो सत्ता को लेकर अहंकार था, यह सवाल भी उठते रहा। लेकिन लोग भूलते नहीं है, वोटर को तो इंतजार रहता है। ठीक है, आप 5 बरस में चाहे एक ही बार आइए, लेकिन 5 बरस तक हम हर बार आपका इंतजार करें ना करें, आपको याद जरूर करते रहेंगे। तो बुरी बात याद रह जाती है, अच्छी बातें लोग भूल जाते हैं, और बुरी बात जब सत्ता करे तो वह लोगों की आंखों में कचोटता है। और शायद कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 के भीतर यही कुछ स्थिति है। चौथी सीट है फग्गन सिंह कुलस्ते, यह भी केंद्र के मंत्री, प्रहलाद सिंह भी मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर भी मंत्री, और फग्गन सिंह कुलस्ते भी निवास से, जो मंडला में आता है, वहां से। लेकिन यहां एक झटके में 5% वोट बढ़ा, और अशोक मार्सकुले जो थे वह पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार भी वह उनके खिलाफ, जो कांग्रेस के हैं।
फग्गन सिंह कुलस्ते कहते हैं मैं चुनाव जीत रहा हूं। आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासियों के भीतर की लकीर मध्य प्रदेश के भीतर बताती है कि आदिवासी इस बार आदिवासी सुरक्षित सीटों पर एक मुश्त एक तरीके से फैसला देने को तैयार है। तो मुश्किल फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर है और उनकी स्थिति भी हार और जीत के बीच फंस चुकी है। जबकि बड़ा महत्वपूर्ण है, सीधी में खड़ी की गई थी रीति पाठक। ऊपर से चाहत थी रीति पाठक को लाया जाए, वो सांसद हैं और वहां के जो 3 बार के विधायक जो बीजेपी के थे उनको हटा दिया गया। उनके लोग बड़े गुस्से में कि हम तो हर बार जीतते हैं, चाहे कमलनाथ की सरकार जीती हो 2018 में तब भी हम जीते, उससे पहले भी हम 2 बार जीते, तो हमें क्यों हटाया गया और रीति पाठक को क्यों लाया गया। यहां पर वोट कमोवेश एक सरीखा, कोई बहुत अंतर नहीं आया, 0.5% का अंतर जरूर आया, लेकिन उनके सामने ज्ञान सिंह खड़े थे। सवाल ज्ञान सिंह का नहीं है, सवाल रीति पाठक का है और सवाल 3 बार के विधायक रह चुके बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं का है जो उनके साथ खड़े थे। सवाल सीधी के बीच में आरएसएस के कैडर का भी है जो लंबे वक्त से बीजेपी के एमएलए के साथ थे, लेकिन एक झटके में रीति पाठक की जो सांसद है उनकी एंट्री होती है। यही स्थिति राकेश सिंह के साथ जबलपुर पश्चिम में, जहां पर तकरीबन 5% तक वोट इस बार बढ़ गया, 66.6% से बढ़कर 71.6% पर आ गया, 5% वोट बढ़ गए। बढ़ने का मतलब सत्ता पलटना और हराना होता है या कोई नया कैंडिडेट आया है उसको जिताना होता है। यह आप अपने तौर पर सोचते रहिए, लेकिन राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम के भीतर उनके खिलाफ तरुण भनोट जो कि विधायक वहीं के हैं और इस बार कांग्रेस को लेकर जो मध्य प्रदेश की धड़कनें अंडरकरंट चल रही थी, वोटिंग के दिन अगर वो सामने आई तो राकेश सिंह के लिए भी अब तगड़े मुकाबले में बात निकल कर आ गई। लेकिन वोटिंग में जब 5% ज्यादा वोटिंग हुई, दावे अपने अपने किए गए। राकेश सिंह ने कहा मेरी वजह से वोटर बाहर निकला। कांग्रेस ने कहा इस बार तो सत्ता पलटने के लिए ही मध्य प्रदेश में हर जगह पर वोटर बाहर निकला है और हर समुदाय के भीतर बाहर निकला है। महिलाएं भी निकली हैं, ट्राइबल्स भी निकले हैं, हर कोई बाहर निकला है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, इंतजार कीजिए। वो ये कहने लगे 3 दिसंबर तक। सतना में जहां पर गणेश सिंह जो सांसद बीजेपी के, इनको भी भेजा गया जाइए आप चुनाव लड़िए, यह सीट हारी हुई थी। सिद्धार्थ कुशाल यहां से एमएलए थे, वह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है सतना में वह जीत रहे हैं और यहां पर लगभग 1.5% का वोट ज्यादा पड़ा। जब हम सांसदों का नाम ले रहे हैं तो ये क्यों ले रहे हैं, इसके बारे में आए उससे पहले एक और सीट है गाडरवाड़ा की सीट। यहां पर राव उदय प्रताप सिंह जो सांसद हैं उनको उतारा गया, जबकि यह कांग्रेस की सीट। यहां पर सुनीता पटेल पिछली बार जीती थी, वोटिंग परसेंटेज यहां पर 2% कम हो गया। मैसेज क्या है जरा एक समझने की कोशिश कीजिए। जहां जहां सांसद और मंत्री उतरते हैं वहां वोट अगर ज्यादा हो रहा है तो हराने उतर रहे हैं क्या, और अगर कम हो रहा है तो उनके भीतर कोई उत्साह नहीं है क्या, ये कांग्रेस कह रही है। बीजेपी की दृष्टि से सोचिए तो वो कहते हैं कि कम इसलिए हो रहा है क्योंकि मान चुके हम जीत गए, ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पक्ष में उतरे हैं। लेकिन एक सैफोलॉजिस्ट की राय यह होती है कि जब 3% से ज्यादा के वोट पड़ने लगे तो मान लीजिए सत्ता पलट रही है। सीएसडीएस का ये एक एनालिसिस है कि 3% से ज्यादा का मतलब चीजें पलट रही हैं। लेकिन अगला सवाल इसके बाद और बड़ा सवाल है। जब यह रणनीति बनाई जा रही थी, सांसद मंत्रियों को उतारा जा रहा था, तो रणनीति बहुत साफ थी कि मध्य प्रदेश के भीतर 18 बरस की इनकम्बेंसी को कहीं शांत किया जाए और कहीं मैनेज किया जाए, और मैनेज करने के लिए ध्यान को कहीं भटकाना होगा, नए तरीके से नए चेहरों को लाना होगा। यह रणनीति उस समय थी। लेकिन उसके पैरेलल में एक रणनीति और चल रही थी या अब चलने लगेगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन लोकसभा के दौर में बड़ी तादाद में बड़े सांसदों की टिकट कटने वाली है। जो जानकारी निकल कर आती है उसमें 150 से ज्यादा सांसद हो सकता है इस बार बदल जाएं। अब सवाल यह था कि जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्यों नहीं उनका परीक्षण वहीं उन्हीं की सीट पर एक विधानसभा की सीट को लेकर किया जाए और मैसेज दिया जाए कि दरअसल असफल आप हैं,
असफल दिल्ली में बैठी सत्ता नहीं है। लेकिन फिर वही सवाल, ये एक्सपेरिमेंट अगर हो रहा था और जो भी कर रहा था, क्या वो मध्य प्रदेश को हारने के लिए कर रहा था या 2024 की बिसात को बिछाने के लिए कर रहा था? इन दो परिस्थितियों में बीजेपी के भीतर हलचल है। जो नेता जहां जहां चुनाव होते हैं और जो विधायक हैं, ये हलचल 3 दिसंबर के बाद कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है और इसका असर दिल्ली तक सुनाई देगा। दिल्ली के भीतर भी जो सांसदों की पूरी फहरिस्त है, दिल्ली के भीतर भी जो संगठन को जिस तरीके से मौजूदा मोदी सत्ता ने अपने हाथों में ले लिया है, आरएसएस के साथ उसका मतभेद है। आरएसएस का कहना है कि संगठन तो हम संभालते रहे, इसके भीतर आप कैसे घुस गए? और उनका कहना है हम संगठन संभालते हैं तो हम चुनाव जीत जाते हैं, आप संगठन संभालते हैं तो आने वाले वक्त में, और उसकी रणनीति बनाने का जिक्र करते हैं। लेकिन यहां तो हर दिन का जिक्र है, हर दिन चुनाव है तो संगठन हम ही संभालेंगे। और यह टकराव बड़ा व्यापक है संघ और बीजेपी के भीतर। सीधे कहें तो मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी और शाह को लेकर एक टसल इस बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे हाथ में दीजिए। तो क्या इस पूरे प्रोसेस में पहली बार राज्यों के चुनाव परिणाम में अगर मंत्री हार रहे हैं, अगर वो हार जाएंगे, अगर सांसद जो दिल्ली से चलकर पहुंचे अगर उनके लिए मुश्किल है और उसमें से कोई जीतेगा भी तो वह मैक्सिमम 5 से 10 हजार वोट के भीतर ही रहेगा, अगर ऐसी स्थिति अभी अगर समीक्षा में नजर आ रही है, तो अगर यह परिणाम में तब्दील होगा तो 3 तारीख के बाद कितनी हलचल अलग अलग राज्यों के भीतर होगी, या फिर सभी खामोश रह जाएंगे, यह भी सवाल है। लेकिन जो रणनीति बनाई जा रही थी जिस वक्त, उस वक्त यह नहीं सोचा गया था कि वोटिंग पैटर्न इस तरीके से होगा। वोटिंग पैटर्न का मतलब बहुत साफ है कि जो अलग अलग इलाकों में जो वोट पड़ रहे थे, जैसे महाकौशल के इलाके में लगभग 75% वोट पड़े हैं, मालवा निवाड़ में लगभग 73% वोट पड़े हैं, ग्वालियर चंबल में कम वोट पड़े, ग्वालियर चंबल और विंध्य के इलाके में जहां पर ग्वालियर चंबल जहां पर कांग्रेस का कब्जा था वहां वोट कम पड़े, तो बीजेपी वहां क्या अपने वोटरों को ना निकाल पाई। दूसरा सवाल है बघेलपन जिसके दायरे में विंध्य का इलाका आता है, वहां पर भी 68 साढ़े 68% वोट पड़े, 30 सीट है, यहां पर वर्चस्व है बीजेपी का और यहां पर वोट बढ़े नहीं। बड़ी बात तो यह है कि जो शहरी मिजाज का इलाका है, मसलन भोपाल के इलाके में भी 71% वोट पड़े, और उसमें भी अगर इसको परखना शुरू कीजिएगा कि कहां पर कितने ज्यादा वोट पड़े तो जानकर आपको हैरत होगी। नरेला की सीट जो बीजेपी के पास है वहां 1% वोट कम हो गया, भोपाल मध्य में 1% वोट कम हो गया जो यहां कांग्रेस की सीट थी। लेकिन जहां वोट परसेंटेज बढ़ गया, बीजेपी बैरसिया में उसकी सीट थी, यहां पर परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ गया, लगभग 1.5% तक बढ़ गया। भोपाल उत्तर में वोट परसेंटेज बढ़ गया, लगभग 4% तक बढ़ गया। गोविंदपुर में लगभग 2% तक वोट बढ़ गया। ये मैसेज भोपाल के भीतर का क्या है? कम और ज्यादा वोट का होना। क्या यह सत्ता परिवर्तन की दिशा में है या स्ट्रेटजिकली हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ अपना मिजाज होता है, इसको लेकर है? जब इसकी राय भी ली गई तो पहली बार एक नई चीज निकल कर आई, यानी मध्य प्रदेश के चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तौर तरीके, सांस्कृतिक जीवन, जिंदगी जीने का तरीका, रोजगार का तरीका, ये अलग अलग है। जो महाकौशल में है वह भोपाल में नहीं है, जो भोपाल में है वह बुंदेलखंड में नहीं है, जो बुंदेलखंड में है वो विंध्य के इलाके में नहीं है, जो विंध्य के इलाके में है वो ग्वालियर चंबल में नहीं है। ये एक मैसेज है कि अलग अलग जगहों पर अलग। लेकिन पहली बार चुनाव एक पतली लकीर की तरह खिंचा गया, जिसमें उस तरफ कांग्रेस थी, इस तरफ बीजेपी थी, और कोई नहीं था। और यह स्थिति कमोवेश महिलाओं के भीतर भी थी, युवाओं के भीतर भी थी, आदिवासियों के भीतर भी थी। और बड़ी बात यह है कि जो लाडली बहना का सवाल था, या दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने तरीके से लाडली बहना के काउंटर में महिलाओं के लिए जो कुछ पैसा देने का जिक्र किया, जो सम्मान का जिक्र किया, उसने महिलाओं को बड़ी तादाद में वोट देने के लिए निकाला। और तकरीबन 15 लाख ज्यादा महिलाएं इस बार वोट देने के लिए बाहर निकली। तो क्या ये महिलाएं गांव के इलाके में निकली या शहरों के इलाके में निकली? क्योंकि शहरी मिजाज के भीतर एक बड़ा सवाल है कि टैक्स पेयर का पैसा हो या शहरी पैसा जो कहते हैं वो गांव में आप बांट देते हैं। और इसका गुस्सा लोगों के भीतर है कि कोई विजन नहीं बच पा रहा है। लेकिन इसका अगला सवाल यह है
कि जब पैसा देने की होड़, सहूलियत देने की होड़ इस बार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यानी बीजेपी कांग्रेस में एक सरीखी लग गई, तो एक झटके में जो पहला सवाल था शुरू का, रणनीति का, वो रणनीति फेल हो गई। यानी मोदी गारंटी, मोदी का चेहरा, मोदी है तो मुमकिन है, ये सवाल एक झटके में राज्य के चुनाव में, वह भी एमपी में, लापता हो गए। इस बातों का जिक्र ही कोई नहीं कर रहा था और इलाके दर इलाके अपने विधायक, अपने पुराने विधायक, विधायक का टिकट ना मिल पाने वाले कार्यकर्ताओं के घर पर, या जिसको विधायकी का टिकट मिल गया उसको लेकर सवाल, इन्हीं सवालों में बीजेपी कहीं ज्यादा इन जगहों पर उलझी नजर आई। आखिर के तीन बड़े सवाल। क्या यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम जो भी हो, शिवराज के राज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या यह कहा जा सकता है शिवराज के राज पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोदी राज 2024 को लेकर क्या यह उल्टी गिनती की परिस्थितियां तो नहीं है? क्योंकि शिवराज को तो दरकिनार मोदी सत्ता ने पहले ही कर दिया। तो सवाल है कि अगर मध्य प्रदेश मोदी चेहरे, मोदी मुमकिन और मोदी गारंटी के नाम पर लड़ा गया, तो ये सत्ता जाने का मतलब और सत्ता बरकरार रखने का मतलब क्या होगा? शिवराज से ज्यादा असर मोदी की सत्ता को लेकर होना है। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ये माना जाए कि राज्य के चुनाव का असर 2024 तक जाएगा, जब उसी धारा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और मध्य प्रदेश के भीतर जो पोस्टर चस्पा किए गए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, जिसमें अयोध्या के मंदिर का जिक्र भी है, उनकी उपलब्धियों का जिक्र भी है, उसमें सिलेंडर 450 रुपए देने का जिक्र भी है, उसमें हर चीज का जिक्र जब किया जा रहा है, तो क्या यह कहा जाए ये पोस्टर अभी लग गए राज्यों के चुनाव में, लेकिन ये 2024 तक भी चल जाएंगे? तो क्या ये चुनाव 2024 को लेकर आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण का मौका था दिल्ली की सत्ता के लिए? और शायद ये चुनाव उसी तर्ज पर लड़ा गया, इसलिए राज्य के चुनाव परिणाम दिल्ली की सत्ता को प्रभावित नहीं करेंगे, उन्होंने एक जमीन परख ली। क्या यह कहा जाए? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, जब मंत्रियों को उतारा गया और उनकी लुटिया अगर डूब जाती और सांसदों को लाया गया जब वो अपने इलाके के एक एमएलए की सीट भी जीत पाने में सक्षम नहीं है, तो क्या ये पहला मैसेज है कि ये नीचे तक जाएगा, यानी पंचायत स्तर के चुनाव तक इसका प्रभाव पड़ेगा? अलग अलग जगहों पर नगर निगम के चुनाव का जिक्र भर नहीं है, ये तो इसका मतलब है कि जो 4 स्टेजेस चुनाव के होते हैं, सांसद के, विधायक के, जिला के और पंचायत के, उन तमाम जगहों पर इसका असर पड़ने वाला है। तो पड़ सकता है। मध्य प्रदेश का चुनाव इसलिए ऐसे टेस्ट है मौजूदा मोदी सत्ता और शायद आरएसएस के लिए भी, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां, बीजेपी और आरएसएस की जमीन, चाहे उत्तर प्रदेश और गुजरात में सबसे पुख्ता हो, लेकिन लंबे वक्त तक जिस लिहाज से यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने दोनों की जमीन को अपने अनुकूल सत्ता के लिए बनाया, उसको एक झटके में ना तो स्वयंसेवक ने खारिज किया और ना ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बल्कि आरएसएस के प्रचारक से प्रधानमंत्री बने मोदी ने उसको एक झटके में उसको पिन चुभो दिया और पूरा चुनाव दिल्ली के इर्द गिर्द जाकर मध्य प्रदेश के भीतर लड़ा जाने लगा। और यह परिणाम आने वाले वक्त में एक बड़े खतरे की घंटी तो नहीं है? यह सवाल, और इस सवाल का जवाब 3 दिसंबर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।